दोस्तों स्वागत है आपका मेरे मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में। एपिसोड 9 लेकर आया हूं आपके सामने और इस सीरीज में भी मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप कुछ नया जरूर लेकर के जाएंगे। चलिए इस वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में किनका किनके साथ रिलेशन होता है। तो इसमें आपने देखा कि एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है इन्वेस्टर, या जो कि कंपनी के शेयर ले लेते हैं वो हो जाते हैं शेयर होल्डर। तो ये दो लोग के बीच की दुनिया है यहाँ पे प्राइमरी मार्केट। यहाँ पर आपने देखा कि कंपनी आईपीओ के माध्यम से शेयर जारी करती है, राइट इशू लेकर के आती है बाद में। उसके अतिरिक्त कंपनी जो है क्या करती है, वो QIP लेकर के आती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। तो कई सारे तरीके हैं और उसके बाद क्या होता है, कंपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है और फिर वो कभी बोनस शेयर जारी करती है तो कभी स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। तो तरह तरह के उपाय हैं जो कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, कंपनी के साथ कंपनी खुद कर रही है। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, प्राइमरी मार्केट के अंदर हो रही हैं। अब आपके पास है शेयर, राइट। कहाँ से मिला आपको? ये शेयर आपको मिला कंपनी से। जिस भी कंपनी को का बिजनेस आपने देखा कि वो बिजनेस अच्छा था, उसमें आपने लगा दिया पैसा। अब वो बात अलग है कि मैक्सिमम यानी कि 90% लोग बिजनेस नहीं, शेयर के उसको केवल उसके नाम से किसी दोस्त ने बता दिया या कोई ले रहा है तो उसी हिसाब से वो ले लेते हैं। तो एज आई सेड कि आपको लेना क्या है, आपको लेना है बिजनेस, और इन रिटर्न एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलता है बिजनेस के रूप में शेयर, और आप हो जाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर, राइट। अब आगे की कहानी सुनते हैं। आगे की कहानी यह है कि स्टॉक मार्केट, राइट। आपको जानना है कि स्टॉक मार्केट क्या है। आपके पास शेयर है तो शेयर का कोई मार्केट होना चाहिए ना। शेयर का मार्केट होता है जहां पर की मार्केट यानी कि जहां पर आप किसी चीज को खरीदते हैं या किसी चीज को बेचते हैं, राइट। और यहां कौन सा मार्केट है? ये स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट, जहां पर क्या बेचा और खरीदा जाएगा, शेयर। तो मार्केट क्या है, शेयर बाजार क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है? ये एक प्लेस है, ये एक जगह है, कोई फिजिकल जगह नहीं है। फिजिकल जगह भी कह सकते हैं आप। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी दुनिया, जो कि इंटरनेट पे होती है, जहां पर कि बायर और सेलर आते हैं और वो शेयर और स्टॉक को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कोई वहां पर खरीद रहा है, कोई वहां पर बेच रहा है, राइट। कोई सेल कर रहा है, कोई बेच रहा है। तो ये जो सेल कर रहा है उसके पास कहां से आया? उसके पास वही प्राइमरी मार्केट वाला शेयर है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसने भी इसी वर्चुअल मार्केट से या स्टॉक मार्केट से खरीदा हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ से क्या आपको अपना शेयर, आप खरीदा हुआ शेयर कंपनी से जो आपने लिया हुआ है, जहाँ निवेश किया हुआ है, उसको बेच सके। तो वो है शेयर बाजार, एक जगह जहाँ पर कि बायर और सेलर मिलते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। वो जगह है कहाँ, आपको पता है फ्रेंड्स? वो जगह है क्या? अगर मैं कहूँ कि वो जगह वर्चुअली है तो मैं सही हूँ, क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, या आपने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या आपको वहां जाना होता है? आपको BSE NSE जाना होता है? बिल्कुल नहीं जाना होता है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से ये सारी चीजें, आप अपने लैपटॉप के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से करते हैं। तो हमारे बाजार में, शेयर बाजार में 2 बाजार हैं मुख्य रूप से, राइट। उसको आप कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्यों आपके दिमाग में आता है? एक्सचेंज क्योंकि ये यहाँ पर बाय और सेल होता है, राइट। तो इसलिए उसे कहते हैं एक्सचेंज। तो पहला जो है वो हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BSE, राइट। और उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप बोलोगे NSC, राइट। और दोनों ही जो है कहाँ है? दोनों ही हैं आपके बॉम्बे में, पुराना बॉम्बे और आज का मुंबई, राइट। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों जगह पे आपको बिल्कुल जाना नहीं है। आप कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है? आगे की वीडियोस में, आगे की सीरीज में आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। आप कनेक्टेड हैं इन्हीं दोनों से। अब सवाल यह है कि आपने कंपनी में, किसी कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाया है, आपके पास कंपनी ने शेयर दे दिए और अब आप उस शेयर को बेचना चाहते हैं। क्यों बेचना चाहते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। व्हाई डू यू वांट टू सेल? आपने तो बिजनेस खरीदा था। आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है आपको पैसे की जरूरत है। आप वो शेयर बेचना चाहते हैं और उस शेयर को बेच करके आपके पास आप पैसा लेना चाहते हैं। तो पैसा आपको चाहिए, कोई भी ज़रूरत हो सकती है, बच्चों की शादी, बच्चों का पढ़ाई, जो भी कारण है, मेडिकल प्रॉब्लम,
दूसरा चीज ये होता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2000 रुपये का HUL खरीदा, राइट, और आपने सोचा कि इसमें हमारा टारगेट है 2500। जब 2500 रुपये आ जाएगा HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो हम 2500 में इसको बेच देंगे। टारगेट आया, आप अचीव करके चले गए, यानी कि बेच करके आप चले गए। दूसरी तरफ आपने RIL को खरीदा था 1600 रुपये में और आपका टारगेट था डबल का, राइट, 3000 का मान लिया टारगेट था। आप 3000 जैसे ही पहुंचा आप उसको बेच करके निकल गए। तो आपको बेचने की जरूरत क्यों है? आपको बेचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कंपनी में आपको कोई फ्रॉड का पता चला, आपको पता चला, यानी कि सबको पता चला और सबको बेचना है, ठीक है। कंपनी लगातार अपने सेल्स यानी कि रेवेन्यू में नीचे चलती चली जा रही है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स है वो डाउन होते चले जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी डाउन होते चले जा रहे हैं। तो आप कह रहे कि नहीं, अभी फिलहाल यहां से निकलना है, तो इस कारण आप बेच रहे हो। इंडस्ट्री प्रॉब्लम, राइट, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, उसकी बिजनेस जो है ज़्यादातर यूरोप में है, यूरोप में मंदी चल रही है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, केमिकल इंडस्ट्री पूरी की पूरी डाउनफॉल में चल रही है। तो आप यहाँ पे स्टक होने से अच्छा आप कहीं और चले जाते हो अपना अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। जैसे कि आजकल क्या है, डिफेंस ज़्यादा चल रहा है, रेलवे ज़्यादा चल रहा है, PSU पूरे के पूरे जो है ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप इन 3 थीम में ज़्यादा खेल रहे हो, वहाँ से निकल जाते हो थोड़े दिन के लिए। वाई वुड एन इन्वेस्टर वॉन्ट टू बाय? दूसरा क्वेश्चन ये है ना कि आप तो सेल कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कोई और है जो कि खरीदना चाहता है। वो क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि उसमें उसको ग्रोथ नजर आ रहा है। किसमें? उसको जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें उसे ग्रोथ नजर आ रहा है। जैसे इस समय लोग डिफेंस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, तो उन्हें उसमें जो है स्काई रॉकेटिंग रेवेन्यू के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। कंज्यूमर स्टॉक्स में लोग जो है निवेश कर रहे हैं, बैंकिंग में निवेश कर रहे हैं, तो उसमें उनको क्या है बताइए? ग्रोथ है, इसलिए वो खरीदते हैं। प्रॉमिसिंग सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा सेक्टर अच्छा होगा तो आप आएंगे। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में NBFC आप जान रहे हैं, जो जैसे बजाज फाइनेंस तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसी जैसी बाकी कंपनियों में आप सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट घटने वाला है, प्रॉमिसिंग सेक्टर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग जो है लोन्स ज़्यादा लेंगे, प्रॉमिसिंग सेक्टर हो जाएगा 10 साल 15 साल के लिए, उसमें आप निवेश करके बैठ जाते हो। तो फ्रेंड्स, बाजार का मतलब होता है 2 पॉजिटिव व्यूज। एक बंदा सेल कर रहा है, एक बंदा खरीद रहा है, या एक बंदा बाय कर रहा है, एक बंदा जो है बेच रहा है, तभी तो बाजार होगा। एक बेच रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अब कंपनी में दम नहीं है, और दूसरा खरीद रहा है क्योंकि उसको लगता है कि कंपनी की जर्नी में अभी बाकी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन कभी कभी पैसे की जरूरत के कारण भी बेचता है, तो उसमें उसे ये नहीं लगता कि कंपनी खराब है या सेक्टर खराब है। लेकिन बहुत सारे लोगों की स्टडी यही होती है कंपनी का अब यहाँ से कम चांसेस है बढ़ने का, राइट। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कई सारी चीज़ें होती हैं, तो 2 पॉजिटिव व्यूज होता है मार्केट में, राइट, उसी से बाजार है। यू वॉन्ट ओनरशिप ऑफ एप्पल? अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप ओनरशिप एप्पल की चाहते हैं? और क्या आप कर सकते हैं ऐसा? आपके दिमाग में आ रहा है अरे एप्पल तो इतने $1 ट्रिलियन की कंपनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? यू कैन बाय एट वॉट एवर नंबर यू वॉन्ट। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आप खरीदना चाहते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि उसके कैपिटल के शेयर कई भागों में विभाजित होते हैं इक्वली, तो उसको हम शेयर कहते हैं। तो जितने नंबर में आप शेयर खरीदना चाहते हो वो हिस्सा आपकी ओनरशिप हो जाती है, राइट। अभी रिलायंस का एक हिस्सा 1 शेयर, एक हिस्सा अगर आपको लेना है केवल 1, तो वो कितने का होगा? 3000 रुपए का। अब क्या आप पूरा रिलायंस खरीदना चाहते हैं? इफ यू वांट एंटायर ओनरशिप ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कर सकते हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए। कैसे? आइए जानते हैं। आपको खरीदना होगा 676 करोड़ शेयर, यानी कि 6 अरब 76 करोड़ शेयर ऑफ रिलायंस एट द रेट 3000 रुपए। तो आप पूरा ओनरशिप रिलायंस की ले लेंगे। तो ये संभव कहाँ हो सकता है कि आप किसी कंपनी को खरीद सकते हो? ये संभव हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ, वो सेलेबल होनी चाहिए। ये जबरदस्ती का बात नहीं है, कोई अपना माल बेचेगा तभी आप ले सकते हो, कहने का मतलब ये है। इसलिए लोग धीरे धीरे किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते रहते हैं, तो उसमें अपनी ओनरशिप का परसेंटेज बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखिएगा,
तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो स्टॉक एक्सचेंज पर, स्टॉक मार्केट पर आपकी आंखें खोलने वाला रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सीरीज में, मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की, जिसमें आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 10। आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए, मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि आज कुछ ना कुछ नया सीख करके आप यहां से जाएंगे। आइए वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, शेयर बाजार, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे कैसे बाय सेल होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, अगर नहीं तो मैं उसको आपके सामने रखता हूं। हु सेट्स द प्राइस एट स्टॉक एक्सचेंज? आपको कोई शेयर है, मान के चलिए कि अगर रिलायंस है, रिलायंस 3000 के भाव में अगर आज के डेट में मिल रहा है, तो आपको पता है क्यों ऐसा होता है? या फिर HUL अगर आपको 2500 के रेंज में मिल रहा है या उससे भी ऊपर, तो ये क्यों होता है? आइए इस वीडियो में इसी तरह की चीजों पर बात करते हैं और आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि कैसे शेयर बाजार में चीजें प्राइस के टर्म्स में होती हैं। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, शेयर बाजार में जो प्राइस चलती है किसी भी शेयर की, चाहे वो 100 रुपये चल रही हो या फिर 1000 चल रही हो या फिर MRF की शेयर की प्राइस की बात हो जो कि 1.25 लाख 1,25,000 के भी ऊपर चल रही हो, क्यों होता है ऐसा? आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में वन बाय। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आपका जो शेयर बाजार है ना, वो केवल आपके इंडिया तक सीमित नहीं है। शेयर बाजार पूरी दुनिया के शेयर बाजार से और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड होता है। बाजार यानी कि बिजनेस का बाजार है ये, राइट? तो बिजनेस का बाजार है और कंपनी क्या कर रही है, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही है। तो क्या केवल खबर बिजनेस की होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिजनेस की खबर तो है ही, लेकिन इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है। अब जैसे इस समय रसिया और यूक्रेन, उसकी लड़ाई चल रही है और जब सबसे पहले बार लड़ाई चली थी तो मार्केट में करेक्शन आया था, आपको याद होगा। लड़ाई होते होते 2 साल के ऊपर हो गया, लेकिन अब बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले जब कोई चीज आती है पॉलिटिक्स में, सबसे पहले कोई चीज आती है बिजनेस से रिलेटेड, मतलब वो चीजें जो है किस तरह से बिजनेस को इंपैक्ट कर रही होती है, बाजार उस पर बिल्कुल सोचता है और उसको वो रिएक्शन देता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, ठीक है, लेकिन RBI का बॉस कौन है आप जानते हैं? मैं ये कह रहा हूं तो कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, RBI का बॉस कौन हो गया? RBI का भी बॉस है, और मैं ये कहूंगा कि USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक, राइट? तो फेडरल रिजर्व बैंक एक तरह से दुनिया के सभी सेंट्रल बैंकों का बॉस है, तो हमारे RBI का भी बॉस हो गया। वो क्या करता है, हमें बिल्कुल इंपैक्ट करता है। इस बात को आपको मान के चलना होगा कि फेडरल रिजर्व बैंक जो भी कुछ करेगा, यानी कि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी पूरी दुनिया के बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी को इंपैक्ट करती है। इस बात को आप मान के चलिए, और इंफॉर्मेशन शेयर बाजार वहां से लेता है। एक शब्द आपको मैं बता रहा हूं, इसको आप गांठ बांध के रखें, डिस्काउंट्स एवरीथिंग। क्या डिस्काउंट्स? स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। फ्रेंड्स, इस बात को एकदम आप इग्नोर ना करें। जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, राइट, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिएक्शन, जब उसका रिएक्शन आता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपके कंपनी के बिजनेस को इंपैक्ट करने वाली है, राइट, तो 2 तरीके से वो इंपैक्ट करेगी, या तो वो अच्छी होगी या तो वो नेगेटिव होगी। तो जैसे कोई नई चीज आती है बाजार में, प्लस उसको बोलते हैं यानी कि पॉजिटिव न्यूज, और अगर नेगेटिव आती है तो कोई भी चीज अगर पॉजिटिव आ गई तो बाजार क्या करेगा आपको पता ही है, 100 का माल होगा तो उस दिन आपको 105 में मिलेगा, राइट? अब इसी तरह से अगर नेगेटिव न्यूज आ गई उस बिजनेस से रिलेटेड, तो 100 का माल आपको उस दिन 98, 95 तक जाते हुए मिलेगा। एक ही दिन में 5 से 10% की करेक्शन आप तो देखते ही हैं बाजार में। तो डिस्काउंट्स एवरीथिंग, बाजार हर चीज पर रिएक्शन देता है। किस चीज पे? जब मैंने अभी बताया आपको इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन तो आज की डेट में बहुत तेज है, आप जान ही रहे। बाजार सबसे ज्यादा रिएक्शन किस पे करता है? अच्छे रिजल्ट्स पे, बैड रिजल्ट पे भी ऑफ कोर्स, अच्छे रिजल्ट पे। जैसे ही आपको अब आज की डेट में क्या है कि हर महीने सेल्स का अपडेट आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। रेवेन्यू कंपनी क्या कर रही है, हर महीने उसको, हर 3 महीने पे नहीं, हर महीने अपडेट करना होता है। तो इसलिए बाजार अनुमान लगा लेता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में कितना उसका रेवेन्यू आने वाला है। तो गुड रिजल्ट्स, जैसे अब इसीलिए एक अनुमान होता है ना, एक स्ट्रीट को अनुमान होता है कि क्या आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे भी अच्छा अगर हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं रिजल्ट्स पे, फिर रिएक्शन आ जाता है बाजार में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं, गुड रिजल्ट आया लेकिन एक्सपेक्टेड बैड क्वार्टर्स, ये कैसे पता चलता है बाजार को? मैनेजमेंट कमेंट्री होती है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट जो है बताता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री। मैनेजमेंट आपको इनवाइट करता है, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको बुलाया जाता है,
ऑनलाइन होती है, जिसमें कि मैनेजमेंट बताती है उसके दिस इज माई रिजल्ट, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन कमिंग क्वार्टर्स हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होने। तो क्या होगा पता है आपको, एक दिन हो सकता है कि शेयर बाजार उसको अच्छे रिजल्ट को अप्रिशिएट करते हुए बढ़ जाए उसका शेयर, लेकिन उसके बाद क्या होगा, लगातार जो है आपको दिखाई देगा कि एक्सपेक्टेड बैड क्वार्टर्स, जो एक्सपेक्टेड बैड क्वार्टर्स जिसके बारे में कौन बोल रहा है, कोई बाजार के कोई और नहीं बोल रहा है, मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है, ठीक है, तो उसको आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब आप देखिए, इसी का उल्टा कर दीजिए आप, बैड रिजल्ट, एक दो दिन मार्केट जो है डाउन होगा, यानी कि शेयर का, वो कंपनी का शेयर जो है डाउन होगा, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री में क्या बताया, मैनेजमेंट ने बताया कि वी आर वर्किंग हार्ड एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर सेल्स एंड इन अपकमिंग क्वार्टर्स आवर सेल्स विल बी अप, हमारा सेल्स जो है ज़्यादा होगा और स्वाभाविक सी बात है कि पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ज़्यादा होगा। तो एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर्स के कारण क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन यही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बाजार में, मार्केट में जो है प्राइस सेट होती है किसी भी शेयर की या फिर ओवरऑल मार्केट की। इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि कैसा लग रहा है ये सीरीज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की ये जो सीरीज चल रही है उसके एपिसोड नंबर 11 में। आज के इस एपिसोड में आप कुछ नया लेकर के जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स या स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जैसा कि आपने सुना होगा, बीएसई एनएसई बढ़ गया या फिर घट गया, तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि किस तरह से ये इंडेक्सेस या इंडिसेस जो है वो बनाए जाते हैं, क्या होता है इनके अंदर। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया तो बिल्कुल अपने दिमाग से जरूर पूछिए कि आखिर ये इंडेक्स होता क्या है। जैसे आप बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स, राइट, यानी संवेदी सूचकांक। क्या होता है, ये कैसे काम करता है, पूरी तरह से आप जानिए, उसके बाद बाजार में एंट्री करेंगे, आपको बिल्कुल आसानी होगी बाजार में पैसा बनाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते हुए ही जाइए। हैव यू हर्ड अबाउट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी? क्या आपने निफ्टी 50 के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे शेयर बाजार के ऊपर तो आपने निफ्टी 50 के बारे में सुना होगा, बैंक निफ्टी के बारे में सुना होगा, बीएसई के बारे में सुना होगा, बीएसई 30 इस तरह से के बारे में सुना होगा। और ये देखा होगा आमतौर पर कि आज निफ्टी 50 जो है वो 1% घट के या फिर बढ़ के बंद हुआ, या आज बैंक निफ्टी में जो है तेजी रही, या आज बैंक निफ्टी में गिरावट रही। तो आखिर होता क्या है ये बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 होता क्या है? कुछ आपने ये सोचने की कोशिश की? आइए इसी को जानते हैं। डू यू नो व्हाट आर दे? क्या आप जानते हैं कि ये होता क्या है? मैंने जो प्रश्न अभी आपसे किया, क्या होता है ये? कुछ अगर आपके क्लू हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए अभी अभी। देखिए, स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लीजिए। रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है कि ये कुछ स्टॉक को ग्रुप करके यानी कि लेके बनाया जाता है और कोई क्राइटेरिया पे बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स जो है वो किसके रहेंगे, क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, बैंकिंग स्टॉक्स के, बैंक के स्टॉक। बैंक के कौन कितने स्टॉक है इसमें? 12 स्टॉक्स यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हैं। तो 12 बैंकिंग के अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर लिए जाएंगे और उससे ये इंडेक्स बनाया जाएगा और उससे यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उसी तरह से जैसे अगर आप बात करें निफ्टी 50 की, तो वहां पर कितने स्टॉक है? वहां 50 स्टॉक है फ्रेंड्स। तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया के साथ इंडेक्स यानी कि सूचकांक बनाया जाता है। इन स्टॉक मार्केट मेनी कंपनीज आर लिस्टेड। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, 5000 से ऊपर कंपनियां जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्टेड हैं। तो उसके परफॉर्मेंस कैसे हैं, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट किस दिशा में जा रहा है, वो जानने की जरूरत होती है, राइट। तो उन कंपनियों में से कुछ कंपनियों को लिया जाता है बेस्ड ऑन सम थीम। जैसे कि मैंने कहा बैंक निफ्टी, जैसे कि आप देखेंगे मीडिया, राइट, मीडिया कंपनी ले लेंगे, या ले लेंगे मेटल, या ले लेंगे फार्मा। ठीक है, तो कंपनियों को ले लिया और उनके इंडेक्स बना दिया। अभी हाल ही में टूरिज्म इंडेक्स लॉन्च हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे मैंने उसको कवर किया, आखिर क्यों लॉन्च किया गया टूरिज्म इंडेक्स। तो उसमें क्या किया गया, टूरिज्म बेस्ड कंपनियां, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट कंपनियां हैं, उनको यहां पर शामिल किया गया। बैंक निफ्टी के बारे में बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो थीम बेस्ड जितने भी आपको मिलेंगे इंडेक्स, उसमें से सबसे ज्यादा बड़ा लीडर जो है वो बन चुका है बैंक निफ्टी। इसमें काफी ज्यादा ट्रेड होता है।
अब निफ्टी 50 की बात करें फ्रेंड्स, तो निफ्टी 50 के अंदर जो है देश की 50 सबसे बड़ी टॉप परफॉर्मिंग कंपनियों को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर किसी दिन ये 1% मान लीजिए बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5000 कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में हैं वो सभी की सभी बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये एक आपको फिनोमेना दिखाता है कि बाजार ओवरऑल उसका बाजार का सेंटीमेंट क्या है, क्योंकि ये लीडर कंपनियों के बारे में आपको यहां पर एक राय देता है, अपना एक मतलब सेंटीमेंट यहां पे प्रकट करता है। तो उसमें कुछ कंपनियां हो सकता है कि अब इसके अंदर भी देखिए होता क्या है कि इसके अंदर 50 कंपनियां हैं, तो हो सकता है 30 कंपनियां प्लस में रहा जिस दिन बाजार बढ़ा हुआ है, और 20 कंपनियां माइनस में रही हो, लेकिन 30 कंपनियों के कारण यहां पर ओवरऑल एवरेज में बाजार बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये जो 50 कंपनियां होती है ना फ्रेंड्स, तो कौन सी होती हैं, ये अलग अलग सेक्टर की जो है कंपनियों को यहाँ सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मेटल कंपनी हो गई, फार्मा कंपनी हो गई, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, तो बैंकिंग कंपनियां हो गई, बैंक निफ्टी की कंपनियां जैसे एचडीएफसी वगैरह है, वो यहाँ पर भी आपको निफ्टी 50 का भी पार्ट होते हुए नजर आती हैं। अब अगर निफ्टी 50 पूरी तरह से अगर देश की 50 बड़ी कंपनियों को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी वो किस दिशा में जा रही है। देश की 50 बड़ी कंपनियां अगर परफॉर्म नहीं करेंगी तो कौन सी कंपनी करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इन इंडेक्सेस को, जैसे निफ्टी 50 हो गया या फिर आपका बीएसई 30 हो गया जो बीएसई को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ही क्या हो जाते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स हो जाते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, आपके दिमाग में ये प्रश्न हो रहा होगा। बेंचमार्क वो चीज होता है जो एक स्टैंडर्ड सेट करता है। जैसे आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया, मान के चलिए कि आपने अपना पैसा LTI माइंडट्री में लगा दिया, ठीक है। LTI माइंडट्री में जब आपने पैसा लगाया तो आपका एक होगा कि आप इसके रिटर्न की तुलना किससे करें। मान लीजिए कि आपने 20% जो है वो आपने पाया एक साल में, तो आप इसकी तुलना बेंचमार्क इंडेक्स जो कि जो है आपका है निफ्टी 50, उससे आप इसकी तुलना करेंगे और पाएंगे कि क्या आपने निफ्टी 50 को बीट किया, क्योंकि देखिए वहां तो एवरेज है, ठीक है ना। तो एवरेज है किसका, 50 स्टॉक का है, तो आपने एक स्टॉक लिया है जो कि मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो आप उससे कंपेयर करेंगे, अच्छा मैंने जो है एक स्टॉक में निवेश किया, 50 स्टॉक को नहीं टच किया, ठीक है, तो हमारा जो है निवेश कितना रहेगा, उसका रिटर्न कितना रहा। अब बात करते हैं सेक्टर बेस्ड इंडेक्स या इंडिसेस की। देखिए जो निफ्टी 50 या बीएसई 30 है वो पूरी कंपनियों को पूरे के पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट कराता है, लेकिन कुछ जो इंडेक्स होता है वो सेक्टर बेस्ड होता है। जैसे कि मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया, बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, मेटल जो इंडेक्स है वो मेटल की कंपनियों को, फार्मा इंडेक्स फार्मा की कंपनियों को, मीडिया इंडेक्स मीडिया की कंपनियों को, अभी जैसा कि मैंने बताया टूरिज्म इंडेक्स टूरिज्म की कंपनियों को कवर करेगा। तो इस तरह से इस स्पेसिफिक सेक्टर के आधार पर भी बाजार में आपको इंडेक्सेस दिखाई देंगे, वहां भी आप अपने पोजीशंस लेते हैं। हाउ कंपनीज एंड परफॉर्म्स ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, इससे पता क्या चलता है, आपने इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो इससे पता चलता है कि देखिए 50 कंपनियों का जो है इंडेक्स हो गया, ठीक है, 30 कंपनी का इंडेक्स हो गया, ये 50 NSE वाली और 30 जो है BSE वाली, जिसमें कि दो कॉमन भी होती है बहुत सारी कंपनियां। अब आप देखेंगे कि किस तरह से सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। एक तो हो गया इंडेक्स जो चल रहा है, अब सेक्टर उसके अंदर जो है फार्मा है, उसके अंदर IT है, तो आप देखेंगे कि IT सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और बेंचमार्क इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ कंपनियां किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वाली बात हो रही है। तो इसलिए इंडेक्स और साथ ही साथ थीम बेस्ड जो आपके इंडेक्स होते हैं और कंपनियों में कंपैरिजन किया जा सकता है। कुछ और भी इंडिसेस होते हैं, जैसे कि मार्केट कैप के आधार पे स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स भी बाजार में होता है, आप जाकर के NSE या BSE की साइट पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अभी तक इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने आपको स्टॉक मार्केट इंडिसेस पर एक जानकारी दी है, आशा करता हूं कि आप उससे संतुष्ट हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को इंडिसेस के बारे में पता चले और उन्हें किस तरह से अपनी पोजीशन इसमें लेनी चाहिए वो भी पता चले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में। एपिसोड नंबर 12 आज है और इस वीडियो में आप कुछ नया सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है सेकेंडरी मार्केट समझा और सेकेंडरी मार्केट में जो स्टॉक इंडेक्सेस होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस तरह तरह के होते हैं, ये लास्ट वीडियो में आपने देखा था। उसके अलावा भी एक चीज होती है सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक ट्रेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आइए देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ दे रहा हूं और वो ये है कि व्हाट एल्स आई कैन बाय। तो दोस्तों मैं आपकी तरफ एक क्वेश्चन रेस करता हूं और वो ये है कि क्या आप शेयर के अतिरिक्त और कुछ भी बाय या सेल स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। तो ये चीज जो आप कर सकते हैं, जो आपका टाइटल है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ जिसको हम बोलते हैं। अब ईटीएफ होता क्या है, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मैं ये बताऊं कि ईटीएफ एक रिप्रेजेंटेशन करता है किस चीज का। ये एक एसेट्स होती है, कुछ कोई भी एसेट्स वो हो सकती है जिसका कि ये रिप्रेजेंटेशन करता है, जैसे कि स्टॉक का, बॉन्ड का या कमोडिटी का। उसको मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि वो चीज़ जो कि अंडरलाइंग एसेट है, जैसे कि स्टॉक है, बॉन्ड है या कमोडिटी है, वो किस दिशा में जा रही है। मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। बंच ऑफ स्टॉक, बंच ऑफ कमोडिटी, बंच ऑफ बॉन्ड्स, इसको मिला करके ये जो फंड है ना वो बनाया जाता है फ्रेंड्स। इस चीज को जिसे कि हम कह रहे हैं ईटीएफ। तो ये आपको मिलेगा कहाँ? ये जिस तरह से शेयर बाजार के लिए हम लोग बीएसई एनएसई जाते हैं ना, उसी तरह से आपको एक्सचेंज में ही ये चीज मिल जाएगी। एक्सचेंज में ये प्रॉपर्ली ट्रेड होता है रोज। जिस तरह से बाजार खुलता है, आप शेयर खरीदते हो ना, तो उसी तरह से आप ईटीएफ भी खरीदते और बेचते हैं, राइट। इट्स लाइक स्टॉक एंड शेयर बट इट इज नॉट स्टॉक एंड शेयर, माइंड इट, इट्स लाइक स्टॉक एंड शेयर। कैन बी बॉट एंड सोल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। ट्रेडिंग आवर्स क्या है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक आप यहां पर किसी भी ईटीएफ में खरीदारी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं ऑफ कोर्स। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताऊं, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। जो आप ब्रोकरेज देते हैं ना शेयर खरीदते समय और बेचते समय, दोनों ही जो है ब्रोकरेज के ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो हाई होते हैं एज कंपेयर टू ईटीएफ अगर आप खरीदे तो या बेचे तो। इट्स बेस्ट फॉर बिगिनर इन द मार्केट। जब आपको बाजार की समझ नहीं है, आपको बाजार की नॉलेज नहीं है, आप जो है कोविड के बाद आए हो खास करके, तो आप शेयर में डायरेक्ट एंट्री ना लो। आप ईटीएफ के माध्यम से अगर जाते हो तो आपको बाजार की समझ होगी। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये ईटीएफ लॉन्च कौन करता है, कौन बनाता है इस ईटीएफ को? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो मैं आपको हिस्ट्री में ले चलता हूं और जो पहला ईटीएफ था निपॉन इंडिया ने 2002 में लॉन्च किया। तो बेसिकली जो ईटीएफ लॉन्च करती हैं कंपनियां वो होती हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां। वो होती हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां जो कि ईटीएफ लॉन्च करती हैं, उसको फंड के रूप में लॉन्च करती हैं। और फंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी थीम को। जैसे कि आजकल जो है डिफेंस के आपने फंड देखे होंगे ईटीएफ लॉन्च होते हुए। अब फंड जो है वो फंड के रूप में वो पैसा रेस करा जाएगा और फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाता है, राइट। ETF इज सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 है, राइट। तो निफ्टी 50 में क्या है, आपके 50 शेयर हैं, तो 50 के 50 शेयरों को बना करके वो इंडेक्स बनाया जाएगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा निफ्टी 20 का, तो ये ही रिप्रेजेंट करता है निफ्टी को, राइट। अब फ्रेंड्स इसका काम क्या है, ETF डज नॉट ट्राई टू आउट परफॉर्म द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 20 है, तो निफ्टी 20 का करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, राइट। तो निफ्टी 50 से इसको आउट परफॉर्म नहीं करना है, बस उसी को रेप्लिकेट करना है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको निफ्टी 50 खरीदना हो तो 50 शेयर खरीदना होगा। तो आप वो ना करके, आप अगर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये है तो उससे आप निफ्टी 20 के जो है आप यूनिट्स ले लीजिए। तो आप उसी को करीब करीब कॉपी करेंगे, करीब करीब क्या पूरी तरह से। तो ये जो ईटीएफ होते हैं ये मार्केट ही होते हैं। इट ट्राई टू बी द मार्केट। ये मार्केट ही होना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है। यानी कि अगर निफ्टी 20 है तो निफ्टी 50, या फिर बैंक निफ्टी है तो उसका ईटीएफ, या ऑटो कंपनियों का ईटीएफ, तो वो उसी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी कमोडिटी को या बॉन्ड को या शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। कि ट्रेडेड प्राइसेस आर चेंजेस थ्रू आउट द डे। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे शेयर होता है ना फ्रेंड्स, तो उसी तरह से ईटीएफ का जो आपका रेट होता है, जिस तरह से बाजार ऊपर नीचे करता है उसी तरह से यहां पर ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग में अप डाउन वो उसी तरह से होता है। ईटीएफ में फ्रेंड्स हायर लिक्विडिटी होती है और लोअर फीस होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप जानना चाहते हो तो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक ही एनएवी होती है और एक ही एनएवी पर आपको
पैसा लगाया जाता है, लेकिन ETF में दिन भर में लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है। कैन यू बाय? अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, क्या आप पूरा का पूरा निफ्टी खरीद सकते हैं? तो आपका क्वेश्चन होगा हाँ, हो सकता है, खरीद ले, एक एक शेयर करके खरीद ले। लेकिन अगर आपके पास एक एक शेयर करके जोड़ने के बाद उतना भी पैसा ना हो तो आप निफ्टी खरीद सकते हैं, कम पैसे में भी खरीद सकते हैं। तो निफ्टी 20 खरीदिए आप। उसी तरह से क्या आप पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर की 10-20 कंपनियों को खरीद सकते हैं? तो उसका निफ्टी, उसका भी आपका जो है कि ETF होता है, उसको आप खरीद सकते हैं। तो यस वेंसर, मैंने यहां बताया कि क्या आप 150 कंपनियों को खरीद सकते हैं? मिड कैप बिल्कुल खरीद सकते हैं। 150 कंपनी खरीदते तो आपको काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके ETF को आप खरीद लीजिए। 1000 रुपये का भी खरीद लीजिए, 2000 का खरीद लीजिए, 5000 का खरीद लीजिए, जितना आपके पास पैसा हो उतना आप खरीद लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने ETF पे आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट भी गया हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपके दिमाग में, तो जरूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि इस वीडियो को या कोई भी वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च मेहनत लगती है। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ETF के बारे में और कुछ भी जान सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में। मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की ये सीरीज का एपिसोड नंबर 13 है। आइए इस वीडियो में भी कुछ नया सीख लेते हैं। ये मेरी गारंटी रहेगी इस वीडियो में आपको कुछ नया बताने की, और इसके बाद आप पहले से और भी ज़्यादा इक्विप्ड हो जाएंगे शेयर बाजार के बारे में और इसमें अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स एंड इंटरमीडियरीज के बारे में। शेयर बाजार में कौन है जो कि हिस्सा लेते हैं, और शेयर बाजार में वो लोग कौन हैं, इंटरमीडियरीज, यानी कि जो बिचौलिए होते हैं जिनके माध्यम से सारा कुछ संपन्न होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मैं आपके सामने हमेशा की तरह जो क्वेश्चंस रेज करता हूं, उसी तरह से मैं फिर से एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। क्या आपने NSDL और CDSL के बारे में सुना है? हो सकता है कि जो शेयर बाजार में कुछ निवेश वगैरह करते हो उन्हें ये पता हो कि CDSL क्या है। CDSL का शेयर आता है, NSDL का शेयर नहीं आता है। तो आप जानते हैं कि ये क्या है NSDL और CDSL? चलिए इसी पर बात करते हैं। ये होते हैं डिपॉजिटरीज, राइट? डिपॉजिटरीज, ध्यान रखिए, 2 कंपनियां हैं भारत में जो कि शेयर बाजार में डिपॉजिटरी का रोल करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या करती हैं ये कंपनियां? आपके जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स या फिर आपके म्यूचुअल फंड जिसको कि आपने डिमेटलाइज कराया हुआ है, बॉन्ड जिसको कि डिमेटलाइज कराया हुआ है, उसको सेफ्टी के साथ रखती हैं। कौन सी कंपनियां? NSDL और CDSL। जैसा कि मैंने कहा, ये 2 कंपनियों के पास ही आपका रिकॉर्ड रहता है, जब जो कि आप देखिए कागज़ के फॉर्म में तो कुछ मिलता नहीं है, सारा कुछ डीमेटरलाइज्ड है, राइट? और अगर आपको कागज़ भी चाहिए होगा, रीमेटरलाइज अगर आपको कराना होगा, तो भी आप इन्हीं दोनों में से जहां भी आपका अकाउंट होगा वहां आप ये करा सकते हैं। अभी इनका काम क्या है कि इंश्योर सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब जानते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी, कोई चीज़ का मतलब है कि शेयर खरीदा। मान लीजिए कि रिलायंस का आपने शेयर खरीदा, तो रिलायंस का शेयर आपने खरीदा और उधर से कोई सेल का ऑर्डर लगा रहा है, राइट? आप उसे जानते नहीं हैं और उसे जानने का भी आपको यहाँ पर कोई मतलब होता भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने, मान के चलिए कि अगर 2900 रुपये में ऑर्डर के लिए बाय किया हुआ है और कोई वहाँ पर बेचने के लिए तैयार है, तो ये चीज़ होगा कैसे? इसके लिए यही होता है कि जो बाय करता है उसके अकाउंट में, देखिए वो उसके डीमैट अकाउंट में शेयर पहुँचने चाहिए, राइट? तो उसके अकाउंट में क्या होगा? उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो सेल कर रहा है उसके डीमैट अकाउंट से वो शेयर डेबिट होके जो बाय कर रहा है उसके अकाउंट में जाएगा। इसी को बोलते हैं सेटलमेंट। तो ये प्रॉपरली जो है T+1 के रेंज में ये भारत में इस समय चल रहा है, यानी ट्रांजेक्शन जिस दिन आप किया उसके एक दिन के अंदर ये आपके अकाउंट से कटेगा, जो बेचेगा उसके अकाउंट से कटेगा और जो खरीदेगा उसके अकाउंट में चला जाएगा। ये काम करने का काम होता है NSDL और CDSL का। दूसरी तरफ मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन करता हूं, डू यू वांट टू बाय शेयर? तो आपको क्या NSDL और CDSL के पास जाना है? नहीं, आपको जाना है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, DP जिनको बोलते हैं, राइट? अब आप ये मत कंफ्यूज करिएगा कि मैं तो अपने ब्रोकर से करता हूं। तो ब्रोकर आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है, ब्रोकर आपका स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर भी है। दोनों चीज का उसको ये करना पड़ता है। यानी कि जहां भी आपका अकाउंट होगा वो 2 चीज होता है, वो ब्रोकर भी होता है, वो DP भी होता है। DP यानी कि वो डिपॉजिटरी का पार्टिसिपेंट है, यानी उसका मेंबर है। डिपॉजिटरी कौन है? NSDL या CDSL, उनमें से वो किसी एक का काम करता है। अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरीज, कौन? DP को कौन अपॉइंट कर रहा है? डिपॉजिटरीज अपॉइंट कर रही हैं, यानी NSDL या CDSL। क्या करने के लिए? इंटरेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स से, कि भाई आपको शेयर खरीदना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट कौन खोलेगा? DP खोलेंगे। DP किनके द्वारा मान्यता प्राप्त है? डिपॉजिटरीज के।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टर्स जो है डीमैट अकाउंट खोलते हैं डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स के पास। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से ये दे रहा हूं कि क्या आप बॉन्ड में निवेश करते हैं? तो आप रेटिंग से जरूर फैमिलियर होंगे। अगर आप बॉन्ड में निवेश करते हैं तो बिना रेटिंग देखे आप नहीं करते होंगे निवेश। तो क्या आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में सुना है? हो सकता है कि खाली आप जो है रेटिंग देखते हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आप नहीं जानते हो, लेकिन ये बड़ी क्रूशियल होती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो रेटिंग प्रोवाइड करती हैं बॉन्ड को, कि बॉन्ड का क्वालिटी क्या है। सीआरए इनको बोलते हैं, वो डेट सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के हो चाहे गवर्नमेंट के हो, इनकी रेटिंग करती हैं। और ये रेटिंग जो है वो कंपलसरी होती है फ्रेंड्स, तभी उसे इशू किया जा सकता है। जब भी कोई कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो उसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जाना होता है और उसे रेट कराना होता है। अब जैसे भारत में 2 पॉपुलर नाम है, क्रिसिल का और इक्रा का। ये दोनों ही जो है ये काम बड़े ही कुशलतापूर्वक करती हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड्स बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि डीआईआई। डीआईआई कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं जो कि भारत की होती हैं और भारत के स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करती हैं, जैसे कि बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हो गई। ये सारे लोग जो है वो डीआईआई के श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जो कि अच्छा खासा अमाउंट जो है हमारे बाजार में निवेश करते हैं। इनका जो गठन होता है, ये जो बेसिकली होते हैं वो भारत के बाहर के होते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये निवेश करते हैं। भारतीय कंपनियां नहीं होती, भारत के बाहर की कंपनियां होती हैं। भारत के बाहर के म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स या इंश्योरेंस कंपनियां होगी या प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनियां होंगी और ये भारत में निवेश करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ये दे रहा हूं कि क्या आप बाय और सेल शेयर का करते हैं? डू यू वांट टू बाय एंड सेल शेयर्स, राइट? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जाना कहाँ होगा? आपको स्टॉक ब्रोकर के पास जाना होगा। आपको डीमैट खुलवाने के लिए डीपी के पास जाना है। और स्टॉक ब्रोकर का काम क्या है कि वो ट्रेडिंग कराएगा आपको। तो इसका मतलब क्या है कि डीपी अलग या स्टॉक ब्रोकर अलग होता है? ऐसा नहीं है, दोनों ही एक ही कंपनियां होती हैं। वो डीपी का भी काम करती हैं और ट्रेडिंग कराने का भी काम करती हैं। तो ये क्या करते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं मेंबर। किसके मेंबर होते हैं? वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, राइट? तो एक तरफ तो एक कंपनी को कहां पे मेंबरशिप लेनी है? डिपॉजिटरीज के पास लेनी है, तो वो बन जाती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज के पास, ताकि जो आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो कर सके, राइट? तो केवल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ही नहीं होना है किसी कंपनी को, चाहे जेरोधा हो चाहे कोई भी हो, तो उनको 2 जगह की मेंबरशिप लेनी है। तो दे लिंक इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज हो गया एक वर्चुअल मार्केट। आप वहां तो जाते नहीं है। आपका अकाउंट कहां खुला रहता है? आपका अकाउंट खुला रहता है ब्रोकर के पास। तो ब्रोकर एक हो गया डिपॉजिटरी के पास, वो मेंबरशिप लेकर के बैठा हुआ है, और साथ ही साथ वो स्टॉक एक्सचेंज में भी मेंबर है। तो 2 तरीके से वो आपको फैसिलिटेट करता है। जैसे कंपनियों की बात करें तो अपस्टॉक्स है, जेरोधा है, ग्रो है, ये सब क्या करती हैं? चाहे वो एंजल हो, तो ये दोनों ही फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है, डीपीज की भी और स्टॉक ब्रोकिंग की भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस वीडियो में हमने जो है, तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात की और साथ ही साथ इंटरमीडियरीज के बारे में बात की। शेयर बाजार जो है वो दोनों ही के साथ, यानी कि पार्टिसिपेंट्स और इंटरमीडियरीज दोनों के बिना नहीं चल सकता। पार्टिसिपेंट्स जो है बाजार बनाते हैं, वो बाय और सेल का काम करते हैं। साथ ही साथ उनको जो भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं वो इंटरमीडियरीज ही उपलब्ध कराते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मैंने जो भी चीज़ें कवर की होगी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट, इसकी जो सीरीज चल रही है उसके एपिसोड नंबर 14 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी मेरा वादा है कि कुछ नया आप सीखेंगे और उस नए के साथ आप शेयर मार्केट में एक नया प्रतिभा, एक नया ऊर्जा लेकर के शेयर बाजार में कदम बढ़ाने को तैयार हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रेगुलेटर ऑफ द मार्केट के बारे में। रेगुलेटर वो होते हैं जो कि मार्केट को, किसी भी मार्केट को, जैसे मान लीजिए कि बैंक है, तो बैंक का रेगुलेटर कौन है? आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। बैंक का रेगुलेटर है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस कंपनियों का रेगुलेटर कौन है? वो है IRDAI यानी कि इरडा। तो ये सारी जो रेगुलेटर्स हैं, इनका काम होता है कि बाजार में कोई भी जो पार्टिसिपेंट है, कोई भी जो इंटरमीडियरीज है, वो गड़बड़ सड़बड़ न कर सके और बाजार स्मूथ चले, सबके लिए चले, सबको कुछ न कुछ बाजार से मिलता रहे। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। शेयर बाजार में कौन है रेगुलेट करता आखिर? कैन एनीवन बी द बॉस ऑफ द मार्केट? क्या कोई शेयर बाजार का बॉस हो सकता है? क्या कोई के पास इतना बड़ा पैसा हो सकता है कि वो शेयर बाजार को चलाए?
ऐसा आपके दिमाग में आया होगा कि क्या मेरे पास बिलियन हो जाएं और मैं शेयर बाजार को चलाऊं, तो आप गलत फहमी में है दोस्तों, क्योंकि बाजार का बॉस पैसा नहीं होता है, उसका रेगुलेटर होता है। तो मैं आपकी तरफ से आपको बताऊं कि मार्केट का तो एक ही बॉस है, बिल्कुल मार्केट का एक ही बॉस है, और मार्केट का बॉस वो नहीं है जिसके पास पैसा होता है। मार्केट का बॉस वो होता है जो मार्केट को रेगुलेट करता है। तो कौन है, आप आइडिया लगाइए और वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइए कि मार्केट का कौन है बॉस। मार्केट का बॉस केवल एक, और वो है सेबी। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, शेयर बाजार का एक ही बॉस। ठीक है, शेयर बाजार की हर एक एक्टिविटी पर आपके शेयर मार्केट की वो एक रेगुलेटर है जो कि आपको टाइट किए रहता है शेयर मार्केट की, और वो है सेबी दोस्तों। तो उसका फुल फॉर्म जान लीजिए आप, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार ने इसको बनाया है ताकि ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करे, शेयर मार्केट से रिलेटेड आपका म्यूचुअल फंड है उसको रेगुलेट करे, राइट। इन सब चीजों में काफी ज्यादा रिस्क है, और इन रिस्क को ध्यान में रखते हुए जो भी निवेशक हैं उनके इंटरेस्ट को यहां सुरक्षित करना इसका काम है सेबी का, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उद्देश्य क्या है, सेबी को बनाने का उद्देश्य क्या है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज का विकास हो। देखिए, कोई भी चीज खोली जाती है तो क्यों खोली जाती है, आज उसका डे जीरो है, आज कल वो यहां होगा, परसों वो यहां होगा, लेकिन यहां पे आकर के उसको रुकना नहीं है, उसको और भी आगे जाना है। ठीक है, बाजार आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे इस वक्त चल रहा है, ऑल टाइम हाई यानी कि बूम पे चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बाजार में सब कुछ ठीक होगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शरारत करते रहते हैं, उनके ऊपर निगाह डालनी बहुत जरूरी होती है ताकि विकास की ये जो यात्रा है ना शेयर बाजार की, स्टॉक एक्सचेंजेस की, वो चलती रहे। अब आइए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेबी के जो स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था वो था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि आप हमारे जैसे लोग जो कि अपनी गाढ़ी कमाई का मोस्टली सैलरी से कमाते हैं और उसमें से कुछ सेविंग करके शेयर खरीदते हैं, तो क्या आप जो है सही काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आपको रोकते होंगे कि शेयर बाजार जुआ है, जैसा कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में कहा था इस एपिसोड के। ठीक है, लेकिन अगर जिसको शेयर बाजार की समझ है वो शेयर में पैसा लगाता है, दूसरी कंपनियों का शेयर खरीदता है, लेकिन उसके बाद भी क्या उसके साथ कोई स्कैम हो सकता है? आपने स्कैम 1992 देखी होगी, उससे आप इसे मत जोड़िएगा। स्कैम किसी के भी साथ हो सकता है। तो आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है, आजकल देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट से जो है शेयर जो है बेच देते हैं। उसके अलावा फ्रॉड जो है प्रमोटर होते हैं, सबकी पहचान करना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको कि सेबी देखती है। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि निवेशकों के हित की सुरक्षा, राइट। अब देखिए, रेगुलेशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेट, आप और हम, उसके अलावा मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया कि FII, DII भी मार्केट के अंदर आते हैं और पैसा करोड़ों में लगाते हैं, और रिटेलर बेचारा कहीं ना कहीं उसी में दबा हुआ रहता है। ये लोग मार्केट में करोड़ों अरबों का खेल करते हैं, यानी FII और DII। FII और DII क्या होते हैं, इसको देखने के लिए आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। रेगुलेशन इनका भी करना जरूरी होता है क्योंकि इनके पास करोड़ों हैं। रिटेलर तो बेचारा उसको क्या रेगुलेट करेंगे आप, वो तो सबसे अच्छा खासा तरीके से रेगुलेटेड चीज होती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर, वो भी रेगुलेटेड ही है। अब किसको रेगुलेट करोगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरमीडियरीज को। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि इंटरमीडियरीज को कैसे रेगुलेट करोगे आप। इंटरमीडियरीज में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उसके अलावा इंटरमीडियरीज में ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स भी काफ़ी जो है ऊपर नीचे करते रहते हैं। इंटरमीडियरीज में आपका जो है डिपॉजिटरीज होते हैं, और उसके अलावा DP यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो सब तरह के जो इंटरमीडियरीज होते हैं, स्वाभाविक सी बात है इनके बिना बाजार नहीं चल सकता। लेकिन अगर इनके अंदर कुछ फ्रॉड हो जाए तो जनता का पैसा, गाड़ी कमाई जो है खत्म हो सकती है। तो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी का काम इन रेगुलेटर को बराबर टाइट करना। हर समय उनके लिए नए नए रूल्स आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि रूल्स के अंदर कुछ न कुछ लूप होल्स जो है ये लोग खोज लेते हैं, फिर सेबी उनको फिर से उन लूप होल्स को बंद करके फिर एक नया चीज देती है ताकि इंटरमीडियरीज हद में रहें और बाजार का विकास, इंटरेस्ट ऑफ
इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन रहे, प्रोटेक्टेड रहे, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के सेबी ही है बाजार का बॉस। दुनिया में शेयर बाजार में जो कोई है, शेयर बाजार में भारत के अंदर अगर कोई बॉस है शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो वो कौन है? सेबी है दोस्तों, स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हर तरीके से बाजार को रेगुलेट करती है, बाजार को ऊपर लेके आगे लेके जाने का काम कर रही है सरकार द्वारा। ये एक ऐसी बॉडी है सरकार की जो कि शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोग जो है सेबी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सके। सेबी एक ऐसी संस्था है जो आपके हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में, एपिसोड नंबर 15। आज के इस वीडियो में भी मेरा फिर से दावा है कि आप यहां से जरूर कुछ न कुछ लेके ही जाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि किस तरह आपको अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको ढेर सारे जो है वो एपिसोड्स में आपको पूरी तरह से शेयर बाजार के लिए तैयार करने में कोशिश की है। अब आइए देखिए आपको अपनी जर्नी कैसे शुरू करनी है। आपके पास पैसा है तो आप उसको संभाल के रखिए, जरूर मौका मिलेगा। और एक पुरानी कहावत है शेयर बाजार में कि जब तक आप खोएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे आराम से धीरे धीरे करके चलेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको खोना ही पड़े। चलिए, तो क्या करना होगा? मान लीजिए आपको शेयर खरीदना है तो क्या करें? आप एनएसई चले जाएं या बीएसई चले जाएं, दोनों ही जो है आपको मुंबई में है। तो क्या आप यहां जाएंगे मुंबई में? बिल्कुल नहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, आपको एनएसई से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बीएसई से भी डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है। तो फिर क्या करना है? यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो एनीवेयर, यू नीड नॉट गो एनीवेयर। आपको फिर करना क्या है? मेरा क्वेश्चन तो यही है। आप सोचिए और सोच करके इस वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपको अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना हो तो आपको कहां जाना होता है? एनएसई, बीएसई, मुंबई? तो आपको सबसे पहले कहीं जाना नहीं है और आपके पास होना चाहिए दो अकाउंट्स आपको खुलवाने हैं। अभी फिर से आप पॉज करिए इस वीडियो को और बताइए कि कौन सा वो दो अकाउंट है जो कि आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करता है। मैंने आपको कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए, आपको सबसे पहले खोलना है डीमैट अकाउंट। फ्रेंड्स, नंबर 1 पे है डीमैट अकाउंट और नंबर 2 है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर कि आपके शेयर को सुरक्षित रखा जाता है, राइट? सुरक्षित रखा जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से जो है वो सेल्स एंड बाय और सेल की जो कार्यवाही होती है वो होती है। कहीं भी आप खोलेंगे तो सिंगल ये भी खोल सकते हैं, ये भी, लेकिन आजकल ऐसा चलन नहीं है। आप आराम से डीमैट प्लस ट्रेडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन खोलते हैं। तो एज आई सेड कि इन डीमैट अकाउंट योर शेयर्स आर केप्ट सेफली। और डीमैट अकाउंट आप खोलते कहां है मैं अभी बताता हूं आपको। तो विथ ट्रेडिंग अकाउंट यू बाय एंड सेल शेयर्स खरीद सकते हैं, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, राइट? तो कहने का मतलब फ्रेंड्स साफ है कि आपको दोनों ही खोलना है। जब आप शेयर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उसको बेचेंगे भी ना, तो आपको केवल डीमैट अकाउंट से ही काम नहीं चलेगा। आपको दोनों यानी कि डीमैट अकाउंट और साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको खोलना होगा। और आज के डेट में दोनों ही एक साथ खोले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये करना कहां होगा? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपको करना कहां होगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कहां होगा? तो आप देख सकते हैं कि जो जानी मानी कंपनियां हैं जैसे जेरोदा, अपस्टॉक्स। फ्रेंड्स, अपस्टॉक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जाके भी आप जो है अकाउंट खोल के मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा एंजल वन है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पुरानी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि शेयर खान हो गया। तो आप कहीं भी जाकर के अकाउंट अपना खोल सकते हैं जिसमें कि दोनों ही अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही खुल जाता है। तो ब्रोकर्स हैं, राइट? अब लेट्स सपोज कि आपने दोनों ही अकाउंट खोल लिया किसी भी ब्रोकर के यहाँ जाकर के, जैसा कि लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से भी खोल सकते हो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। तो अब आपने अकाउंट खोल लिया और आपने डाउनलोड कर लिया उस पर्टिकुलर कंपनी का एप्लीकेशन। आज के डेट में सब कुछ तो मोबाइल पे हो रहा है, वेबसाइट पे भी नहीं। तो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आ रही है इन कंपनियों के, वहां जाकर के आप डायरेक्टली जो है खरीद और बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेचने के पहले खरीदना होगा। तो क्या खरीदेंगे आप? यू गो एंड बाय एनीथिंग? नो, ऐसा आप नहीं करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है कि हु यू आर, आप कौन हैं। यू आर
आप कौन हैं? शेयर मार्केट में आप हैं कौन? आर यू एन इन्वेस्टर? क्या आप अपने आप से पूछिए और ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप एक निवेशक हैं? अब सवाल ये उठता है कि निवेशक कौन होता है? निवेशक वो होता है जो कि शेयर को खरीदता है और खरीदने के बाद उसको रखता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखता है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे 3 से 5 साल भी हो सकता है और उसके बाद हर समय उसे रिव्यू भी करना होता है। ये नहीं कि वो शेयर खरीदे और उसको ले करके रख ले और कंपनी में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। उसको बराबर उसको रीसप्लिंग या रीबैलेंस भी करना होता है। यानी ओवरऑल एक इन्वेस्टर वो होता है जो लंबे समय के लिए निवेशित रहता है किसी एक शेयर को पकड़ के। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल वो रहता है उसमें। तो क्या आप एक निवेशक हैं? ये पूछेगा अपने आप से एक क्वेश्चन। दूसरी तरफ, क्या आप एक ट्रेडर हैं? ट्रेडर वो होता है जो कि मॉर्निंग में शेयर खरीदेगा, ठीक है, और शाम को 3:30 के पहले ही जो है वो उस शेयर को बेच देगा, ठीक है। मॉर्निंग में उसने शेयर खरीदा और ट्रेडर तो वो भी होते हैं जो पहले सेल भी करते हैं और बाद में बाय कर लेते हैं। लेकिन कुछ मतलब ओवरऑल ये पूरे का पूरे जो चीज वो करेगा ना ट्रेडर, वो दिन के अंदर ही कर लेगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ट्रेडर दिन के अंदर करेगा, तो उसको तो कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तो वो किसी एक दिन के लिए विशेषतः नहीं होते हैं। मतलब इनके सौदे जो है वो 2, 4, 6 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने तक वाले भी होते हैं। लेकिन ओवरऑल चाहे कोई एफ&ओ करे चाहे कोई इंट्राडे करे, दोनों को ही हम ट्रेडर की ही श्रेणी में रखते हैं। यानी कि वो शेयर को एक माल गुड्स की तरह ही देख करके उसमें खरीद बिक्री करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो क्या आप ट्रेडर हैं? अपने आप से पूछिए कि क्या आप ट्रेडर हैं। दूसरी तरफ कुछ होते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक स्टॉक है वो 100 रुपए चल रहा है, लगातार जो है वो चल रहा है 100 रुपए के रेंज, मान के चलिए कि 100 रुपए का ऊपरी रेंज है और 90 रुपीज जो है वो नीचे का रेंज है, और अचानक से स्टॉक जो है ऊपर आ सकता है या अचानक से नीचे जा सकता है। दोनों ही केसेस में वो पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यही उसका ऊपरी स्तर जो है 100 और नीचे का स्तर 90 है। अब स्टॉक जो है 85 पे उसको मिल रहा है, तो तुरंत जो है वो यहाँ पर एक मूव बनाएगा और स्टॉक मान लीजिए 90 हो या 95 हो, यहाँ पर वो तुरंत निकल के जाने की कोशिश करेगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरह का आउटलुक लेकर के वो चलता है। तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि आप बाजार में किस लिए आए हैं? क्या आप एक स्विंग ट्रेडर के लिए आए हुए हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए? दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आपको ये भी पूछना है अपने आप को कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कौन होता है? जो एक छोटी अवधि के लिए बाजार में पैसा लगाता है, यानी 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के लिए बाजार में किसी शेयर को 2, 4, 6 शेयर को पकड़ा और उसमें पैसा लगाया और उसके बाद वहां से उसको 10%, 20% जो भी उसका टारगेट वो मीटअप हुआ और उस बाजार को शेयर को बेच करके निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनने के लिए आए हुए हैं? ये अपने आप से पूछेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर 4 तरीके हैं। 4 तरीकों में से आपको अपने आप को देखना है, 4 मेथड में से आप क्या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लंबी अवधि, अब बात करते हैं सब लोग वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट जो है वो लॉन्ग टर्म निवेशक रहे हैं, लेकिन उनको फॉलो करने के बाद लोग यहाँ केवल ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं और उसमें गच्चा खा जाते हैं शुरुआती दौर में, ठीक है। तो पहले बाजार को समझिए, पहले अपने आप को समझिए कि आप हैं कौन, उसके बाद शुरू करिए। केवल एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने से, उसमें फ्री का अकाउंट खोल लेने से आप शेयर बाजार में एक एक्सपर्ट का पोजीशन नहीं ले सकते। ये बात आप समझ के चलिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग जाने कि वो शेयर बाजार में उनकी पोजीशन क्या है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ही जाइए। थैंक यू सो मच। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में एपिसोड नंबर 16 में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, एक ऐसी चीज को जानेंगे जो शायद आपने कभी नहीं जाना होगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स क्या आप एक इन्वेस्टर हैं? जी हाँ, मैं आपकी तरफ ये क्वेश्चन डाल रहा हूं कि व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर, जब आप एक निवेशक हैं तो आप क्या करते हैं, क्या आता है आपके दिमाग में, राइट? चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं।
तो व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर, आप क्या करते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब किसी के लिए 3 साल हो सकता है, कम से कम देखिए 3 साल तो मान ही के चलिए लॉन्ग टर्म, 3 to 5 years, बट मोर देन दैट। वॉरेन बफेट का जानते हैं आप, कोका कोला को उन्होंने 1988 में लेकर के रखा हुआ है और अभी तक उसको वो होल्ड किए हुए जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म मतलब ऐसा लॉन्ग टर्म होता है कि जहां पर कि आपको शेयर को बेचना ही नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट आता है आपके दिमाग। अब आप देखिए कि ये 2 रीजन से आप करते हो। जब भी आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं कहीं भी, तो ये जो है 2 रीजन से होता है। क्यों? मतलब कि एक इंसेंटिव मोटिवेशन है कि हम किसी के शेयर को लेकर के, किसी कंपनी के शेयर को लेके रखेंगे, और क्यों रखेंगे, 2 रीजन उसका होता है। आइए देखते हैं। तो पहला रीजन होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, इन्फोसिस कभी एक माइक्रो कैप कंपनी थी, आज लार्ज कैप कंपनी है, राइट। इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब भारत की ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है। रिलायंस ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन इन लोगों का जो, इन कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इन कंपनियों का जो आज साइज है, क्या ये 20 साल 30 साल पहले था? क्या आज के डेट में कुछ कंपनियां अगर लिस्ट हो रही हैं तो उनका साइज कभी और होगा? ये ही होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि आपका शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, क्या ये 1 लाख रुपया जा सकता है? बिल्कुल। ये सारी चीजें आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन में। तो आपको करना क्या होता है कि आपको फेयर वैल्यू की पहचान करनी होती है। देखिए, अच्छी कंपनियां बिल्कुल सही बात है, लेकिन फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये सोचना होता है कि इस कंपनियों को का फ्यूचर क्या 15 से 20 साल का है। अगर है तो ये होती है असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बाकी तो लोग 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल जो भी करें, किसी के लिए 1 साल प्लस, यानी कि जो इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार है वही उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर पुराने पुरोधाओं की बात करें, वॉरेन बफेट की बात करें, तो यहाँ पर 15-15 20-20 साल के लिए जो है स्टॉक को लेना, और स्टॉक को कब लेना, स्टॉक को फेयर वैल्यू पे लेना, जब एकदम कोई उसको पूछ नहीं रहा है, तो उसके अंदर की इंट्रिंसिक वैल्यू की जानकारी प्राप्त करना, उसका रिसर्च करना और उसके बाद उसको होल्ड करना काफी लंबे समय के लिए। तो ये इसमें आपको असली जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है दोस्तों। अब दूसरा रीजन, पहला रीजन हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा रीजन हो गया कि आप जहां भी निवेश करें किसी भी एसेट क्लास में, उसी तरह से आप शेयर बाजार में जब निवेश करते हैं तो आपको रेगुलर इनकम होनी चाहिए। तो रेगुलर इनकम आपको होती है कंपनी जब डिविडेंड की घोषणा करती है और वो आपके अकाउंट में लगातार वो क्रेडिट होता रहता है। तो कंपनी जो है, जिस भी कंपनी में आप निवेश करें, तो मेरा यहां पर आपको एक टिप्स है, टिप्स कहे या सलाह कहे, तो उसमें यह हो जाता है कि इन्वेस्ट इन कंपनीज विद प्राइसिंग पावर इन हैंड। ऐसी कंपनी जिसके की हाथ में प्राइसिंग पावर हो। ये नहीं कि 10 रुपए अगर बढ़ाना है तो कंपनी 50 बार सोच रही है। कंपनी को 10 रुपए बढ़ाना है, ओके माय डियर, नो प्रॉब्लम, आई एम रेजिंग द प्राइस बाय 10, और उससे क्या होगा कि क्या सेल में कोई डाउन होगा? कुछ नहीं। कस्टमर को लगता है कि हाँ ठीक, चलिए ठीक है, 10 रुपया बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, कोई बात नहीं है, कस्टमर उसमें खुश है, कंपनी के प्रोडक्ट वो लगातार यूज करता रहे। तो आपको ऐसी कंपनियों को सोचना है जिनके हाथ में प्राइसिंग पावर हो हमेशा। अब यू इन्वेस्ट एंड सिट बैक, प्राइसिंग पावर आप देखिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए, और उसके बाद आराम से आप अपना काम करते रहिए। लोग आपके लिए काम करेंगे, कंपनी वाले, और आपको रेगुलर इनकम देते रहेंगे, और साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको मिलता रहेगा। अब लेट मी टेल यू द मैजिक ऑफ डिविडेंड। आपको अब मैं डिविडेंड का एक जादू दिखाता हूं फ्रेंड्स। देखिए, मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, और उसके स्टॉक का प्राइस आज के डेट में चल रहा है 1000 रुपए, और कंपनी जो है 20 रुपए का डिविडेंड देती है हर 6 महीने पे, ठीक है। तो हर 6 महीने पे अगर डिविडेंड कंपनी दे रही है तो 1 साल का डिविडेंड कितना बैठेगा दोस्तों? 40 रुपए बैठेगा। अब देखिए कि डिविडेंड की यील्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने 1000 रुपए पर लगाया और उस आधार पर डिविडेंड की यील्ड हो गई 4% वर्तमान में। अब उसके बाद जो अच्छी कंपनियां होती हैं तो लगातार जो है डिविडेंड में ग्रोथ दिखाती रहती हैं, देती भी रहती है डिविडेंड, और साथ ही साथ डिविडेंड के अंदर जो है वो ग्रोथ भी आती रहती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 7.2% का हर साल का ग्रोथ आ रहा है डिविडेंड के अंदर। तो जब अगर कोई चीज 7.2% के आधार पर डिविडेंड अगर उसका ग्रो कर रहा है तो 10 साल में डिविडेंड हो जाएगा डबल। अभी 40 रुपए है तो 10 साल में कंपनी देने लगेगी 80 रुपए का डिविडेंड, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, डिविडेंड यील्ड जो है आपका बढ़ जाएगा। 80 रुपए से आप इसको कैलकुलेट करेंगे और वो हो जाएगा 8%। तो यानी कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल यहाँ पे है कि फेयर वैल्यू पे आप स्टॉक को लीजिए और उसको सिट बैक करिए, होल्ड करिए, टाइटली होल्ड करिए, तो आपको डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा।
आप बैंक से ज्यादा कमाएंगे और उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन में आपका एसेट्स बढ़ता भी रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखिए, अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप ब्लू चिप कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके डिविडेंड के पैटर्न को देखिए कि किस तरह से वो डिविडेंड कितना दे रही हैं, और उसके अलावा ये भी देखिए कि क्या उनके डिविडेंड में ग्रोथ हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि 7.2% के आधार पर अगर डिविडेंड बढ़ेगा तो 10 साल में डिविडेंड जो कंपनी आज दे रही है वो 10 साल के अंदर 10 साल बाद जो है वो डबल हो जाएगा। तो क्या आप इस आधार पे क्या आप संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, क्या आप वेल्थ बना सकते हैं? कि मेरा जवाब है हाँ। तो आपको करना क्या है, आपको अच्छी कंपनियों की पहचान करनी है, अच्छी कंपनी की पहचान करनी है, उसकी प्राइसिंग पावर को देखना है, और दूसरी बात, अच्छी कंपनी ही नहीं होनी चाहिए, उसका जो वैल्यू है वो भी अच्छा होना चाहिए, और लगातार आपको नजर भी रखना होता है। स्टॉक मार्केट में आपको लगातार नजर भी रखनी होती है, कंपनी कुछ गड़बड़ करे तो उसमें तुरंत आपको निकल जाए। तो इस तरह से आप लंबे समय में अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो दोस्तों। ये एक ऐसी मैजिक है जो शेयर बाजार में ही संभव हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके लोगों को बताइए कि किस तरह से इन्वेस्टिंग के पैटर्न शुरुआती दौर में लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।